Good morning and namaskar everyone. This is Gaurav Mishra and now you have joined VS Education and Arambh Civil Services Academy Bhopal, and I am here to discuss Indian history. And in Indian history today we are going to discuss one of the interesting topic or the content of Indian history is called modern history. Dear students, as we know that modern history is how much important for our competitive exam. If we have seen last 2 or 3 year previous year questions, then we can realize that how much important this segment. So that is why we have finished ancient history in yesterday's class, and today we are going to discuss one of the important and one of the very interesting chapter of Indian हिस्ट्री इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में आज जो हमारा यहाँ पर चैप्टर यानी कि जो यहाँ पर टॉपिक रहना है ना वो रहेगा मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला टॉपिक विच इज कॉल्ड इंडिया आफ्टर औरंगजेब। क्योंकि आप सभी को पता है कि औरंगजेब के बाद के ही दौर से लगभग है ना मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, या जो हमारा आधुनिक इतिहास वाला पार्ट है वो बेसिकली स्टार्ट होता है। इसीलिए जरूरी ये है कि औरंगजेब के बाद क्या क्या हुआ था उस सिनेरियो को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल ट्राई आल्सो फाइंड आउट सम क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल से या फिर हम लोग विस्तार से बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग मुझे बता दीजिएगा कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, साथ ही साथ बोर्ड पर लिखी हुई चीजें और मैं आपको स्पष्ट तौर पर नजर आ रहे हों। इफ वीडियो एंड साउंड बोथ आर गुड और ओके, सो से यस इन योर कमेंट बॉक्स। एक बार कमेंट करके आप मुझे बताइए, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉपिक, यानी उसके बाद हम अपने टॉपिक पर यहाँ है ना बातचीत करने वाले हैं। तो एक बार सभी लोग जो भी लाइव जुड़ चुके हैं आपका हार्टली वेलकम, यानी कि बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन मंच पर। और जो लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सब लोग भी जल्दी से कनेक्ट होइए, और उसके बाद फिर हम अपने सेगमेंट पर या हम अपने टॉपिक पर बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। श्रद्धा मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई आप कर रहे होंगे। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। और आज से हम लोग इंडियन हिस्ट्री में एक नया सेगमेंट यानी कि एक नया पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। तो आइए हम थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री को पहले हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को बेसिकली यहाँ पर डिवाइड किया गया है, और मॉडर्न हिस्ट्री में दरअसल कौन कौन सा सेगमेंट हैं जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी के बारे में अगर हम एक ओवरव्यू अगर यहाँ पर मेंटेन करते हैं तो वी विल बी एबल टू, ठीक है, डिस्कस सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को काफी बेहतर तरीके से समझ पाने में हम यहाँ पर क्या होंगे, हम यहाँ पर कैपेबल होंगे, है ना। डियर स्टूडेंट्स, एज वे नो कि ये जो हमारा ऑनलाइन कोर्स या ऑनलाइन ये जो बैच चल रहा है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं,
और अब आप उन सभी इंपॉर्टेंट फीचर्स का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आप ले रहे होंगे और साथ ही साथ आप सब तो इसका बेनिफिट लें ही, साथ ही साथ इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें, है ना, ताकि उनकी भी सेवा करने का हमें, है ना, अवसर बेसिकली मिल सके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली मॉडर्न इंडिया, यानी कि आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो जब कभी भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली कहाँ से शुरू होती है और कौन कौन से चैप्टर, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हैं और किस सेगमेंट से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको थोड़ा सा अगर हम यहाँ पर ब्रीफ में अगर समझें तो ये हमारे लिए काफी बेहतर होगा। और हम क्या है, चैप्टर्स को प्रॉपर तरीके से लिंक कर पाने में हम क्या होंगे, हम पूरी तरीके से, है ना, सक्षम हो पाएंगे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप सबको पता है कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है ना, ये इंडियन हिस्ट्री कुल मिलाकर हमारी कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है, तो इंडियन हिस्ट्री को कुल मिलाकर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और जब भी हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में, है ना, डिवाइड करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले पार्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट पार्ट जो हमें देखने को मिलता है, इट इज कॉल्ड एंशिएंट इंडिया, यानी कि इसको हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। वहीं पर जो इसका सेकंड पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड मिडाइवल हिस्ट्री, यानी इसी को हम, है ना, मध्यकालीन इतिहास या मिडाइवल, है ना, इंडिया कहते हैं। और वहीं पर हिस्ट्री का जो हमारा थर्ड पार्ट होता है, इसी को बेसिकली हम मॉडर्न हिस्ट्री, यानी इसी को ही मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। यानी कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन हिस्ट्री, सो इंडियन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एंशिएंट इंडिया, सेकंड इज कॉल्ड मिडाइवल एंड थर्ड इज कॉल्ड मॉडर्न इंडिया। ये जो आपको क्लासिफिकेशन दिख रहा है ना, इस क्लासिफिकेशन को बेसिकली 2 लोगों ने यहाँ पर, है ना, सबसे पहले उन्होंने ही इसको फ्रेम किया हुआ था, है ना। सबसे पहले अगर हम देखें तो एक ब्रिटिश हिस्ट्रीशियन हुआ करते थे जिनका नाम जेम्स मिल था, और जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को कुल मिलाकर 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट पार्ट को उन्होंने हिंदू हिस्ट्री नाम दिया, सेकंड पार्ट को उन्होंने मुस्लिम हिस्ट्री का नाम दिया, और जो थर्ड पार्ट है उसे जेम्स मिल साहब ने, है ना, ब्रिटिश हिस्ट्री का नाम दिया। इसका सीधा सा मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इस बात से है कि अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे ना, तो वो बेसिकली हमें हिंदू रूलर्स की हिस्ट्री दिखाई पड़ती है। दैट इज व्हाई उन्होंने इसे हिंदू हिस्ट्री में कंसीडर किया। अगर हम मिडाइवल इंडिया की बात करते हैं, तो मिडाइवल इंडिया में बेसिकली मुस्लिम जो रूलर्स थे उनका यहाँ पर इन्वेजन हुआ है, और मुस्लिम रूलर्स ने ही क्या किया, यहाँ पर बेसिकली रूल किया हुआ है। इसीलिए जेम्स मिल साहब ने क्या किया कि मिडाइवल इंडिया को उन्होंने, है ना, मुस्लिम हिस्ट्री का नाम दिया। और जो हमारी थर्ड हिस्ट्री है मॉडर्न इंडिया, इस मॉडर्न इंडिया को उन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री का नाम दिया, क्योंकि इस समय पर बेसिकली जितने भी लोग रूल करते हैं ना, उन सभी में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो बेसिकली ब्रिटिशर्स होते हैं। दैट इज व्हाई जेम्स मिल सेड द मॉडर्न इंडिया इज कंसीडर्ड एज अ ब्रिटिश हिस्ट्री, यानी कि जो मॉडर्न इंडिया है उसे ब्रिटिश हिस्ट्री में कंसीडर किया जा सकता है। ऐसी बात यहाँ पर किसने की थी, तो ऐसी बात यहाँ पर जेम्स मिल साहब ने की थी। वहीं पर दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एक जर्मन हिस्ट्रीशियन भी हुए जिनका नाम था क्रिस्टोफ सेलियरस। क्या नाम था उनका, क्रिस्टोफ सेलियरस था। और क्रिस्टोफ सेलियरस साहब ने क्या कहा, क्रिस्टोफ सेलियरस साहब ने ये कहा कि बेसिकली जो इंडियन हिस्ट्री है ना, इसको अगर ठीक तरीके से स्टडी करना है, टू स्टडी प्रॉपरली इंडियन हिस्ट्री, वी कैन डिवाइड इन 3 पार्ट्स। यानी उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। फर्स्ट हिस्ट्री इज कॉल्ड व्हाट, सो फर्स्ट हिस्ट्री इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री, सेकंड इज कॉल्ड मिडाइवल एंड थर्ड हिस्ट्री इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। यानी उन्होंने भी हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है ना, उस इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने कुल मिलाकर 3 पार्ट में, है ना, उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ था, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। और यही जो एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इस एंशिएंट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि एमपीपीएससी का जो हमारा सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो
हिस्ट्री है ये बेसिकली शुरू होती है कहाँ से? तो ये हिस्ट्री शुरू होती है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। कहाँ से शुरू होती है? तो ये बेसिकली हड़प्पा सिविलाइजेशन से ये शुरू होती है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरू होने के बाद है ना, ये जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है ना, ये बेसिकली जाती है 7th सेंचुरी बीसी तक। कहाँ तक जाती है? तो ये जाती है 7th सेंचुरी बीसी, सॉरी, है ना, ये 7th सेंचुरी एडी तक, है ना, ये हिस्ट्री जाती है। कहीं कहीं पर आपको 7th सेंचुरी या फिर आपको कहीं कहीं पर 8th सेंचुरी एडी भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन टू 7th और 8th सेंचुरी एडी, सॉरी, है ना, इट इज कॉल्ड एंशिएंट हिस्ट्री। उसी को हम एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं। और वहीं पर जब हम मेडाइवल हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो मेडाइवल हिस्ट्री जो है ना, ये बेसिकली हमारी, है ना, 8th सेंचुरी बीसी से शुरू होती है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी मेडाइवल इंडिया है ना, ये 712 एडी से शुरू होती है और ये जाती है 1707, यानी कि 1707 तक ये जाती है। 712 एडी में क्या हुआ था? तो यहाँ पर बेसिकली अरब इन्वेजन हुआ था। और अरब इन्वेजन को ही हम इंडिया में फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कहते हैं। तो फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन से लेकर, है ना, औरंगजेब तक की जो पूरी हिस्ट्री रही है ना, उस पूरी हिस्ट्री को ही हम क्या कहते हैं? उसी को ही मेडाइवल इंडिया कहा जाता है। यानी अरब इन्वेजन टू औरंगजेब, है ना, तक की जो हिस्ट्री रही है, उसी हिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? उसी को बेसिकली मेडाइवल इंडिया या फिर मेडाइवल हिस्ट्री में कंसीडर किया जाता है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री को समझने से पहले अगर हम देखें तो ये भी समझना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन एंशिएंट इंडिया एंड व्हाट टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन मिडाइवल इंडिया एंड हाउ मेनी टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न इंडिया। वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आल्सो। तो हमें यहाँ पर ये भी समझना होगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है, जैसा मैंने आपको ये तो बता दिया कि फ्रॉम हड़प्पा सिविलाइजेशन टू 7th और 8th सेंचुरी एडी कि जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। और जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिकली चैप्टर्स आ जाते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन से। कहां से शुरुआत होती है? हड़प्पा सिविलाइजेशन से शुरुआत होती है। एक दिन किसी ने मुझसे ये प्रश्न भी पूछा था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले की जो हिस्ट्री है, ठीक है, क्या वो हिस्ट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? तो बिल्कुल नहीं, है ना। जो हमारा स्टोन एज वाला सेगमेंट है ना, या जो हमारा प्री हिस्टोरिकल एज वाला सेगमेंट है, उसको हमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत बेसिकली है नहीं, क्योंकि वहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन उतने ज्यादा कभी आते नहीं हैं। और जो आते भी हैं हम ऑलरेडी हड़प्पा सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज व्हाई दैट सेगमेंट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, एज पर आवर सिलेबस, यानी क्योंकि हमारे सिलेबस में उस टॉपिक को डायरेक्टली मेंशन किया भी नहीं गया है। इसी वजह से अगर हम देखें तो उस चैप्टर को अगर ना भी किया जाए, है ना, तो भी दिक्कत नहीं है, या उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। ये है एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अलावा एक चीज हमें और देखने को मिलती है क्या, कि इसमें क्या होता है ना, कि ये जो बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री है ना, इसका पहला चैप्टर होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद देन वी डिस्कस्ड वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि हम वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक कल्चर पर हम लोग बात करते हैं। और आफ्टर वैदिक सिविलाइजेशन, या फिर अगर मैं कहूं तो वैदिक सिविलाइजेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एक तो वेदास के बारे में पढ़ते हैं, और व्हाट वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऋग्वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि ऋग्वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा या फिर पोस्ट वैदिक एरा में, है ना, बेसिकली क्या डिफरेंस था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें तो हम लोग फिर क्या करते हैं? उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली, ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, और हड़प्पा और वैदिक सिविलाइजेशन
सेशन के बाद है ना हम लोग डिस्कस करते हैं अपना रिलीजियस मोमेंट, है ना। इंडिया में जो बेसिकली रिलीजियस मोमेंट रहा है ना, इस रिलीजियस मोमेंट की अगर बात की जाए, किसकी बात हम कर रहे हैं? रिलीजियस मोमेंट की। और रिलीजियस मोमेंट में कई सारे सेक्ट और रिलीजियंस का ओरिजिन होता है ना, जिसमें से आपको भी पता है कि दो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है जैनिज्म एंड सेकंड इज कॉल्ड बोधिसत्व, है ना। तो जो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म है ना, उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। जैनिज्म जब हम डिस्कस करते हैं तो तीर्थंकर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, एंड व्हेन वी डिस्कस्ड बुद्धिज्म सो वी आल्सो डिस्कस्ड बोधिसत्व, यानी कि बोधिसत्व और बुद्धिज्म के कॉन्सेप्ट को भी है ना हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद तीन इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज एंशिएंट इंडिया में है ना, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। पहला चैप्टर होता है हमारा मौर्य अंपायर यानी कि मौर्य डायनेस्टी, सेकंड चैप्टर इज कॉल्ड गुप्ता डायनेस्टी, एंड थर्ड डायनेस्टी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कॉल्ड वर्धन डायनेस्टी। तो हम लोगों ने एक एक करके इन सभी डायनेस्टीज पर बेसिकली बातचीत की है। एक तो हम लोगों ने मौर्य डायनेस्टी को भी समझा, देन उसके बाद हम लोगों ने है ना गुप्ता डायनेस्टी को भी समझा, एंड देन उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि जो बेसिकली है ना वर्धन डायनेस्टी थी उसको हम लोगों ने कल के सेशन में ही डिस्कस कर लिया था। इसी वजह से अगर देखा जाए तो वो जो सेगमेंट हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री वाले, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज जो इस बार सिलेबस में उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, उस पूरे सिलेबस को हम लोगों ने क्या किया, डिटेल में बेसिकली है ना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसी वजह से अगर देखा जाए तो लगभग लगभग हमारा जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला पार्ट है दैट इज ओवर, यानी कि वो लगभग लगभग खत्म हो चुका है। एक स्पेशल सेशन में लूंगा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ षट दर्शन पर, और जितने भी क्वेश्चन षट दर्शन पर बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे। सो यू डोंट वरी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और अंतिम सांस तक मैं आपके साथ है ना जुड़ा रहूंगा, ऐसी मेरी ये व्यक्तिगत जो है वो राय है। तो जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है इसमें मैंने आपको क्या बताया कि आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू तो कर रहे हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारी जो हिस्ट्री है उसको किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है या किस तरीके से उसको बेसिकली फॉर्म किया गया है। तो जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, तीन पार्ट में ये डिवाइडेड है। एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कहां से हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ना, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। एंड देन उसके बाद हम आते हैं मेडाइवल हिस्ट्री पर, और जैसा मैंने आपको बताया कि मेडाइवल हिस्ट्री जो है ना वो 712 एडी के आसपास से वो शुरू होती है, जब इंडिया पर पहला मुस्लिम इन्वेजन हुआ। एंड मुस्लिम इन्वेजन इज परफॉर्म्ड बाय अरब फर्स्ट ऑफ ऑल, यानी सबसे पहले जो मुस्लिम इन्वेजन है ना वो परफॉर्म किया था अरब्स ने। और उसके बाद इंडिया में मेडाइवल हिस्ट्री का जो दौर था वो शुरू हुआ। और कब तक चलती है ये हिस्ट्री, तो ये 1707 यानी टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब, यानी जब तक औरंगजेब की डेथ नहीं हो जाती है ना, तब तक जो हिस्ट्री का पार्ट हमें देखने को मिलता है ना, उसी पार्ट को हम कहते हैं मेडाइवल इंडिया। अब मेडाइवल इंडिया में इंपॉर्टेंट क्या है पढ़ना, ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम मेडाइवल इंडिया की बात करते हैं ना, तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर ठीक से उठाइए है ना, क्योंकि देखिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमें है ना जो चीज सबसे बेहतर बता सकती है वो बेसिकली है हमारा ठीक सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। दोनों चीजों की अगर बेहतर तरीके से स्टडी की जाए तो हम खुद आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि कौन कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली नहीं है। तो जब हम यहाँ पर मेडाइवल इंडिया की बात करते हैं तो मेडाइवल इंडिया हमारा 712 एडी से शुरू होता है ना, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं अरब इन्वेजन। आपको अरब इन्वेजन पढ़ना है क्योंकि एक बार क्वेश्चन है ना एमपीपीएससी ने शायद 2018 या 19 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है कि जो 8th सेंचुरी एडी है, उस 8th सेंचुरी एडी में है ना जो सिंध वाला रीजन है उसकी कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो उस समय पर सिंध की कैपिटल अरोड़ हुआ करती थी, है ना। सिंध रीजन आज के पाकिस्तान में पड़ता है, और अरब इन्वेजन इंडिया में पहली बार सिंध रीजन में ही हुआ, यानी गुजरात का वो लगा हुआ हिस्सा, गुजरात का जो पार्ट पाकिस्तान के साथ
साथ मैच करता है या लगता है ना, उसी को बेसिकली हम सिंध कहते हैं। तो सिंध रीजन पर अटैक हुआ था और उस समय सिंध रीजन में दो ही इंपॉर्टेंट सिटी थी, जिसमें से एक सिटी थी अरोड़ एंड सेकंड वाज देवल। और जिसमें से अरोड़ उनकी कैपिटल थी और जो देवल था वो बेसिकली यूज होता था फॉर द ट्रेड पर्पस, यानी कि ट्रेड पर्पस में उसको यूज किया जाता था। और देवल को वो एक पोर्ट था बेसिकली, है ना। तो मिडाइवल हिस्ट्री हमारी अरब इन्वेजन से शुरू होगी। देन उसके बाद आपको टर्किश इन्वेजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? टर्किश इन्वेजन पढ़ना है। तो टर्किश इन्वेजन में बेसिकली, है ना, आपको एक तो महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी के इन्वेजन को डिस्कस करना है ना। तो महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गौरी के जो इन्वेजन हुए हैं, है ना, उनको डिस्कस जरूर करना है, क्योंकि गौरी पर भी क्वेश्चन, है ना, पीएससी पूछता है और दूसरा गजनवी पर भी क्वेश्चन वो पूछता है। 2019-20 के आसपास एक क्वेश्चन पीएससी ने पूछा था, आप सभी जानते हैं कि कौन सा ऐसा इंडियन रूलर था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रूलर हु फेस्ड गजनवी, यानी कि जिसने पूरी ताकत के साथ गजनवी का मुकाबला किया था। तो दैट वाज चंदेल रूलर विद्याधर, है ना। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो हमें क्या करना है, अरब इन्वेजन के बाद सीधे टर्की इन्वेजन पर आना है और टर्की इन्वेजन में हमें दो इन्वेडर्स की हिस्ट्री को कवर करना है। फर्स्ट इज कॉल्ड व्हाट? फर्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है, अगर हम देखें तो महमूद गजनवी एंड सेकंड इज कॉल्ड मोहम्मद गौरी। हमें दो के इन्वेजन को डिस्कस करना है। देन वी हैव टू फॉरवर्ड टू द दिल्ली सल्तनत, है ना। फिर उसके बाद हमें दिल्ली सल्तनत पर आना है। और जब हम दिल्ली सल्तनत पर आते हैं ना, तो दिल्ली सल्तनत में आप सबको पता है कि दिल्ली सल्तनत छोटी छोटी 5 डायनेस्टीज से मिलकर बनी है ना। 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है पूरे दिल्ली सल्तनत पर। और दिल्ली सल्तनत में ये जो 5 डायनेस्टीज ने रूल किया, उनमें से जैसे पहली थी स्लेव डायनेस्टी एंड सेकंड वाज खिलजी, थर्ड वाज तुगलक डायनेस्टी, फोर्थ वाज सैयद डायनेस्टी एंड फिफ्थ वाज लोधी डायनेस्टी। और ये जो 5 डायनेस्टी हैं, इनमें से 3 डायनेस्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। और ये जो 3 डायनेस्टीज हैं वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, है ना, वो हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। और उसमें भी 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्लेव, खिलजी एंड तुगलक। तो हमें स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी एंड तुगलक डायनेस्टी, है ना, इन सब पर हमें फोकस करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना है। ऐसे में क्या होगा कि हमें चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है और स्टोरी मिडाइवल इंडिया के साथ ऐसी है कि बहुत इजीली वो कनेक्ट होती जाती है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो हम कनेक्ट कर पाने में चीजों को क्या होते हैं, हम कैपेबल हो पाते हैं। और मिडाइवल इंडिया में, है ना, क्वेश्चन एक तो बहुत ज्यादा पूछता नहीं है। अगर वो पूछेगा भी तो टर्मिनोलॉजीज ही पूछता है और थोड़ा बहुत जो रूलर्स रहे हैं मिडाइवल इंडिया के, उनके बारे में पूछ लेता है। तो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल प्रीलिम्स में आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। अगर आप बेसिक पढ़ लेते हैं और मिडाइवल इंडिया में जितनी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी, जैसे इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशंस थे उनकी या फिर उनके क्लॉथ्स वेयरिंग थे, तो ये जो हमें चीजें दिखती हैं, ये आपका मिडाइवल इंडिया का पार्ट बन जाता है। और दिल्ली सल्तनत के बाद, है ना, विच टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मिडाइवल इंडिया इज नोन एज मुगल अंपायर, है ना। अगर हम मुगल अंपायर की बात करें तो वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मुगल अंपायर में हमें क्या करना है कि एक तो मुगल रूलर्स के बारे में पढ़ना है और उनमें जो जो इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, है ना, उन इंफॉर्मेशन को हमें फोकस करके चलना है। तो हम क्या होते हैं कि प्रॉपरली कैपेबल हो जाते हैं चीज़ों को हम अडॉप्ट करने में। और जितने क्वेश्चन बनते हैं मुगल अंपायर में, आप उनको अटेम्प्ट कर पाने में भी, है ना, कैपेबल हो जाते हैं। बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जो रूलर रहे हैं 6, है ना, 6 रूलर थे टोटल, है ना। बाबर था, फिर उसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। ये जो 6 रूलर थे, इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमें देख लेना है ना। वहां से क्वेश्चन ठीक ठाक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो वाला सेक्शन जो है, ये पूरा का पूरा हमारा, है ना, ये मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मिडाइवल इंडिया में आता है। और देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिर अब आ जाता है मॉडर्न हिस्ट्री। तो 712 यानी कि फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ अरब्स, है ना, ये इन्वेजन जब अरबों का हुआ वहां से मिडाइवल इंडिया शुरू हुआ। और 1707 यानी कि 1707 तक जो है ना, वो जब औरंगजेब की डेथ होती है ना, तब तक ये मिडाइवल इंडिया चलता है। तो हमारे सिलेबस में है क्या और हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है,
आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना? तो एक बार मुझे आप कंफर्मेशन ज़रूर दीजिए कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, है ना? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? बताइए एक बार मुझे। चलिए तो मैम आपका कमेंट मुझे मिल रहा है, आप कह रही हैं कि यस सर क्लियर है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेगमेंट है ना? इस मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है और का क्या-क्या है ना, या कौन-कौन सा सेक्शन जो हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में ये जो हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं ना, इन 3 पार्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और साथ ही साथ जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस सेगमेंट से क्वेश्चन बेसिकली पूछा भी जाता है ना, वो सेगमेंट हमारा कौन सा होता है? तो वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ठीक है, इसकी शुरुआत हमें कहाँ से देखने को मिलती है? तो ये मॉडर्न हिस्ट्री 1707 के आसपास से ये शुरू होता है और 1947 तक ये चलता है। कहाँ से कहाँ तक? तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम 1707 और 1707 एंड इट एंड्स इन द ईयर 1947। यानी कि 1707 से लेकर है ना 1947 तक की जो कंप्लीट हिस्ट्री है हमारी, है ना, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये वाला जो इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का, है ना, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक बेसिकली माना जाता है। और 1707 ये वो ईयर है जिस ईयर में औरंगजेब की क्या होती है? औरंगजेब की बेसिकली डेथ हो जाती है। और औरंगजेब की डेथ होने के बाद से ही, है ना, इंडियन हिस्ट्री एक नए, ठीक है, स्टेज में शिफ्ट होती है। उसे ही हम मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री फिर ये 1947 तक जाती है। और इस 1947 और 1707 के बीच में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स होते हैं एंड उन्हीं इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके बेसिकली, है ना, डिस्कस करते हैं। इसी में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से, है ना, यही रीजन है कि पहला जो हमारा टॉपिक है ना आज के सेशन का, वो मॉडर्न इंडिया का पहला टॉपिक क्या है ना, जो हमें पहला टॉपिक देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड इंडिया आफ्टर औरंगजेब। यानी औरंगजेब के बाद से ही तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हुई। तो औरंगजेब के बाद हुआ क्या था, है ना, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो देन उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि फिर हम लोग इसी में थोड़ा सा द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हम लोग देखने को मिल जाएगा, है ना, कि कौन कौन से जो स्टेट है ना, वो हमें राइज होते हुए दिखते हैं औरंगजेब के बाद में। और देन उसके बाद हम यूरोपियन कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर, है ना, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बेसिकली हमें मराठास भी कवर करना है। इसके अलावा फिर, है ना,
हमें एक चैप्टर डिस्कस करना है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी भारत पर ब्रिटिश सत्ता का क्या प्रभाव पड़ा है ना, उस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं या डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 का रिवॉल्ट, है ना। देन उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनती है। और हमारे सिलेबस में बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर मेंशन किए गए हैं मॉडर्न इंडिया में, अगर आप इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को उठाकर देखेंगे तो यूनिट 1 में मॉडर्न इंडिया में दो स्पेशल चैप्टर्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें उन्होंने किया है एक तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारी इंसिडेंट्स आती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद उन्होंने एक चैप्टर मेंशन किया हुआ है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स जो हुए हैं इंडिया में मॉडर्न इंडिया के टाइम पर, है ना, उस सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में कई पर्सनालिटीज ने, है ना, इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली प्ले किया है। चाहे हम राजा राम मोहन राय की बात करें या फिर हम दयानंद सरस्वती जी की बात करें, हम रामकृष्ण परमहंस जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की अगर आप बात करो, तो इन सब लोगों ने सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हुआ है। तो उनका रोल क्या था और किस तरीके से सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए हैं वो हमें डिस्कस करना है। और लास्ट में हम देखेंगे कि हाउ इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, यानी किस तरीके से जो हमारा इंडिया है या जो हमारा भारत है ना, वो बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है ना, किस तरीके से हमारे देश को आजादी मिलती है ना, आजादी के क्या पैमाने थे, क्या पैरामीटर्स थे, है ना, और कब ये डिसाइड हुआ कि देश को अब इंडिया को फ्रीडम दी जाएगी और फ्रीडम की प्रोसेस क्या रही है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली इतनी चीजें हैं, है ना, जो हमें मॉडर्न इंडिया में, है ना, डिस्कस करनी है या मॉडर्न इंडिया में हमें कवर करनी है। तो एक बार आप मुझे बताइए कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करने से पहले जितनी भी बेसिक बातें यहाँ पर मैंने आपके साथ की हैं, है ना, क्या आपको वो पूरी बेसिक बात, है ना, समझ में आ गई है? आपको ये पता चल गया है कि एंशंट मेडाइवल और मॉडर्न में हमें पढ़ना क्या क्या है? अरे बोलिए, है ना, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में? और सच सच बताइएगा, कसम है आपको बगल वाले की, है ना, अगर आपने झूठ बोला तो बगल वाला तो गया, है ना, तो आपको कसम है बगल वाले की, सच सच बताइएगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है आपको, है ना। तो जितना भी ब्रीफ था लगभग इंडियन हिस्ट्री का, वो ब्रीफ मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट लेक्चर में, है ना, मॉडर्न इंडिया की पहली क्लास में आपको बता दिया है, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके सामने ना हो, है ना। आपके बाकी सिलेबस में वैसे भी उन्होंने चीज़ों को लगभग मेंशन किया हुआ है ना, लेकिन इसके अलावा अब क्योंकि मैंने आपको समझा दिया तो उन्होंने तो एक लाइन में लिख के पूरे सिलेबस को खत्म कर दिया है। लेकिन मेरे यहाँ पर बताने का जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि जो आपके मन में छोटे छोटे डाउट्स अक्सर बने रहते हैं, है ना, वो डाउट्स आपके मन से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और जितना ज्यादा डाउट आपके मन से क्लियर होंगे, आप सेलेक्टेड चैप्टर्स करेंगे, प्लस आप बहुत इंटरेस्ट के साथ या बहुत अच्छे से आप करेंगे, है ना, ऐसा मेरा यहाँ पर मानना है। चलिए तो फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना चैप्टर। मतलब कि आज से हम लोग, हाँ, सिंध की एक समय पर, है ना, जो कैपिटल उनकी हुआ करती थी वो वाहिंद भी हुआ करती थी, लेकिन ये थोड़ा फिर लेट में हुई है, ये बाद में हुई थी।
वाहिंद जो है वो अरोड़ का ही पार्ट है ना, वाहिंद जो है वो अरोड़ का ही पार्ट है। का ही पार्ट है। और जो वाहिंद है ना, ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो वाहिंद जो कैपिटल हुआ करती थी वो उस समय पर ना गजनवी के टाइम वगैरह पर हमें देखने को मिलती है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं 8th सेंचुरी एडी की, यानी कि जब अरब इन्वेजन वगैरह हुआ था, तो उस समय उनकी कैपिटल अरूड़ हुआ करती थी। वाहिंद जो है फिर वो गजनवी वगैरह के टाइम पर है ना हमें वो देखने को मिलता है। वही अरोड़ जो था उसका धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ था, और एक्सपेंशन के बाद जो एक नया स्टेट बना था, है ना, उसमें एक इम्पोर्टेंट सिटी हुआ करती थी वाहिंद। चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं मॉडर्न इंडिया। और जैसा मैंने आपको एक पूरा ब्रीफ दे दिया कि जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है वो कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है, और साथ ही साथ किस सेगमेंट में कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, या कहां से किस टाइप के बेसिकली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, उन सभी को थोड़ा सा ब्रीफ देता हुआ अब मैं आगे बढ़ता हूं। और आज से हम लोग अब मॉडर्न इंडिया जो सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ना, देखिए वो सेक्शन बेसिकली हमारा कौन सा होगा, तो वो होगा मॉडर्न इंडिया। और मॉडर्न इंडिया का आज जो हमारा पहला चैप्टर है ना, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये चैप्टर होगा हमारा इंडिया आफ्टर औरंगजेब। कौन सा चैप्टर होगा, तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया आफ्टर औरंगजेब, यानी औरंगजेब के बाद भारत में क्या क्या हुआ है ना, उन सभी चीजों को हम यहाँ पर समझने की बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोशिश करने वाले हैं। तो दरअसल डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली होता क्या है कि जब हम 1707 की बात करते हैं ना, तो 1707 में आप सबको पता है कि जो बेसिकली औरंगजेब था, औरंगजेब कौन था, तो ये एक मुगल रूलर था। और मुगल रूलर में से कहा जाता है कि ये लास्ट पावरफुल मुगल रूलर हुआ करता था। और इसी औरंगजेब की क्या हो जाती है, इसी औरंगजेब के यहाँ पर बेसिकली डेथ हो जाती है। और जब औरंगजेब की डेथ होती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो मुगल्स का एक स्प्लेंडर एरा था, है ना, या फिर जो मुगल का है ना एक जो हमें लार्ज अंपायर देखने को मिलता है ना, वो मुगल अंपायर धीरे धीरे क्या होने लगता है, उस मुगल अंपायर का बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है, इस मुगल अंपायर का हमें डाउनफॉल देखने को मिलने लगता है। यानी कि जब हम 1707 की बात करते हैं, तो 1707 हाउ दिस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन 1707 द मुगल रूलर औरंगजेब वाज डाइड, यानी कि औरंगजेब की यहाँ पर क्या हो जाती है, मुगल रूलर औरंगजेब की यहाँ पर डेथ हो जाती है। और जब मुगल रूलर की डेथ होती है ना, तो जो बेसिकली उस समय पर है ना स्प्लेंडर एरा हुआ करता था, या फिर जो लार्ज अंपायर था मुगल अंपायर का, है ना, उसका यही के बाद से धीरे धीरे क्या होने लगता है, उसका डाउनफॉल होना यहाँ पर शुरू हो जाता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हम मुगल अंपायर की बात करते हैं ना, तो ये जो बेसिकली मुगल अंपायर रहा है, इस मुगल अंपायर को इस्टेब्लिश किसने किया था, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर। यानी कि जब हम मुगल अंपायर की बात करेंगे, तो मुगल अंपायर को किसने एस्टैब्लिश किया था, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाबर। और कहा जाता है कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था ना, इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत व्हेन इट वाज फॉट, सो
सो इट वाज फॉट इन द ईयर 1526, यानी कि 1526 में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और पानीपत वाज फॉट बिटवीन बाबर एंड, ठीक है, इब्राहिम लोदी। और जो यहाँ पर इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का रूलर हुआ करता था। और वहीं पर जब हम बाबर की बात करते हैं ना, तो बाबर उस समय पर सेंट्रल एशिया में, है ना, उसका रूल चला करता था। और स्पेशली उस समय पर बाबर के कंट्रोल में बेसिकली हमें, ठीक है, काबुल वाला रीजन दिखाई पड़ता है। और कहा जाता है कि जब इब्राहिम लोदी यहाँ पर इंडिया में रूलर बनाना, तो इब्राहिम लोदी के साथ एक प्रॉब्लम या एक समस्या बेसिकली उसके साथ ये रही कि ना तो उसके अपने फैमिली इश्यूज को वो ठीक कर पाया, और दूसरी तरफ कि जो नेबर स्टेट्स थे, उन नेबर स्टेट्स के बीच में एक बेहतर जो कोऑर्डिनेशन होता है, उस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन कर पाने में भी वो बेसिकली कैपेबल नहीं हो पाया था। एंड दैट इज व्हाई क्या हुआ कि जो लोदी डायनेस्टी का रूलर इब्राहिम लोदी था ना, उसके अगेंस्ट में जाकर उसी के फैमिली के कुछ लोगों ने, जैसे उसमें एक उसके अंकल शामिल थे जिनका नाम था आलम खां, एंड एक उनका बेटा शामिल था जिसका नाम था दिलावर खां, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दौलत खां भी उसी का एक पार्ट था। और चौथी तरफ मेवाड़ के जो रूलर थे राणा सांगा, है ना, इन सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो, ठीक है, बाबर है उसको इंडिया पर अटैक करने के लिए इनविटेशन भेजा जाए। इनका सिर्फ इतना सा मोटिव था कि अगर बाबर आएगा इंडिया में तो अटैक करके वो इब्राहिम लोदी को डिफीट करेगा, और थोड़ा बहुत जो भी उसे लूट कर ले जाना होगा वो लूट कर यहाँ से चला जाएगा। और देन उसके बाद उनका जो रूल है ना, या फिर जो राणा सांगा की सोच थी, या फिर इब्राहिम लोदी के फैमिली वालों की जो सोच थी, उनकी सोच यही थी कि बाकी नॉर्दर्न इंडिया में हम अपना कंट्रोल क्या कर लेंगे, यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लेंगे। और जैसे ही इन सब लोगों ने मिलकर इनविटेशन भेजा, तो बाबर ने, ठीक है, इंडिया की तरफ मूव किया, और यहाँ आकर उसने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा। और इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, है ना, बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया, इब्राहिम लोदी को उसने डिफीट कर दिया। और डिफीट करने के बाद कहा जाता है कि बाबर ने एक नए एम्पायर को इंडिया में एस्टैब्लिश किया। उसी नए एम्पायर को हम क्या कहते हैं, उसी को ही मुगल एम्पायर कहा जाता है। तो औरंगजेब के बाद यही जो मुगल एम्पायर एक समय पर बहुत पावरफुल या एक समय पर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, औरंगजेब की डेथ होने के बाद अचानक क्या हुआ कि जो मुगल्स का स्प्लेंडर एरा रहा या फिर मुगल्स का जो लार्ज एम्पायर रहा है ना, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, अपने डिक्लिनेशन की तरफ बढ़ने लगता है ना। मुगल्स का डाउनफॉल वहीं से शुरू हो जाता है, और उनके डाउनफॉल के पीछे अभी बहुत सारे रीजन हम लोग यहाँ पर बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। अब जब हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि मुगल एम्पायर को किसने एस्टैब्लिश किया था, तो ये बेसिकली बाबर ने एस्टैब्लिश किया था। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड एस्टैब्लिश्ड द एम्पायर व्हिच इज कॉल्ड, ठीक है, मुगल एम्पायर। ठीक है, बाबर के बाद अगर हम देखें तो बाबर के बाद क्या हुआ है ना, आफ्टर बाबर, यानी कि बाबर के बाद अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रूलर बनता है, अब वो नेक्स्ट रूलर कौन आ गया, हुमायूं आया। और जब हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का शुरू में रूल तो बढ़िया चला, लेकिन हुमायूं की जब हम बात करेंगे ना, तो हुमायूं को क्या हुआ कि दो बैटल्स में जो शेर शाह सूरी था ना, है ना, जो शेर शाह सूरी था, है ना, इस शेर शाह सूरी ने क्या किया कि हुमायूं को उसने ना दो इंपॉर्टेंट बैटल्स में उसने डिफीट किया। और शेर शाह सूरी ने जो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े थे, है ना, इन दो इंपॉर्टेंट बैटल्स की अगर हम बात करें तो इनमें एक तो हमें देखने को मिलता है बैटल ऑफ चौसा, है ना। जो बैटल ऑफ चौसा है ये 1539 में लड़ा गया। और वहीं पर जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ कन्नौज, या इसी को कहा जाता है ना, बैटल ऑफ बिलग्राम। और ये जो बैटल ऑफ कन्नौज या फिर जो बैटल ऑफ बिलग्राम था ना, इट वाज फॉट इन, ठीक है, 1540, यानी ये 1540 में लड़ा गया। और कहा जाता है कि इन दोनों बैटल्स में जो शेर शाह सूरी था ना, उसने हुमायूं को क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। यानी कि जिस पावर के साथ, है ना, बाबर ने मुगल एम्पायर को एस्टैब्लिश
किया था या जिस तेजी के साथ मुगल अंपायर ने यहाँ पर इंडिया में अपना एक्सपेंशन किया हुआ था, वो हुमायूं के टाइम पर आकर थोड़ा सा उस पर स्टॉप लगा। स्टॉप लगाया किसने? शेर शाह सूरी ने लगाया। शेर शाह सूरी बेसिकली ये एक अफगान पर्सन था और जिसने ये संकल्प लिया था, जिसने ये कसम खाई थी कि जब तक मैं इंडिया को मुगलों से फ्री नहीं कर दूंगा, यानी व्हेन एवर आई विल नॉट एबल टू फ्री इंडिया फ्रॉम द मुगल्स, ठीक है, जब तक मैं इंडिया को मुगलों से फ्री नहीं कर दूंगा, है ना, तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा। बाबर ने जबकि हुमायूं को ये अलर्ट भी किया था कि पूरे भारत में अगर किसी व्यक्ति से बचकर रहना है और जिस पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करना है, वो शेर शाह सूरी था, लेकिन हुमायूं ने बात नहीं मानी। कहा जाता है कि 1532 के आसपास, है ना, हुमायूं ने चुनार फोर्ट पर अटैक भी किया था। चुनार ये आगरा के पास में पड़ता है और उस समय चुनार फोर्ट ये शेर शाह सूरी के कंट्रोल में था। और जब हुमायूं ने चुनार के फोर्ट पर अटैक किया ना, तो चुनार फोर्ट पर अटैक करने के बाद उसने चारों तरफ से, है ना, शेर शाह सूरी को कवर कर लिया था, लेकिन शेर शाह सूरी ने डिप्लोमेटिक तरीके से किसी तरह से ट्रीटी कर ली और अपने बेटे कुतुब खां को 5000 सोल्जर्स के साथ उसने मुगल्स के अंडर में कर दिया और तब जाकर हुमायूं ने उसे छोड़ दिया था। वही शेर शाह सूरी आगे चलकर मुगल्स के लिए एक खतरनाक बन गया और उसने क्या किया कि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़े हुमायूं के साथ, और दोनों इंपॉर्टेंट बैटल्स जिसमें से एक बैटल ऑफ चौसा और दूसरा था बैटल ऑफ कन्नौज, और इन दोनों बैटल्स में उसने क्या किया? हुमायूं को डिफीट कर दिया, ठीक है, जिससे कि मुगल अंपायर पर यहाँ पर इंडिया में ब्रेक सा लग गया था। यानी जो मुगल अंपायर, है ना, बाबर ने बड़ी ताकत के साथ शुरू किया था, है ना, वो मुगल अंपायर हुमायूं के टाइम पर आते आते थोड़ा सा डिसबैलेंस्ड हो गया, लड़खड़ाने लग जाता है। और जब मुगल अंपायर यहाँ पर लड़खड़ाया ना, या मुगल अंपायर पर जब बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो हुमायूं को समझिए कि यहाँ से भारत छोड़ के जाना पड़ता है ना। अपने एक फ्रेंड के यहाँ पर हुमायूं ने कई, है ना, ईयर तक एक्सपेंड किए, है ना। वो बेसिकली ईरान के रूलर या फिर पर्शियन रूलर हुआ करते थे जिनका नाम ताहमस्प था, है ना। उनके यहाँ पर फिर हुमायूं ने कुछ टाइम स्पेंड किया और जब यहाँ पर शेर शाह सूरी की डेथ हुई, तो शेर शाह सूरी की डेथ के बाद हुमायूं फिर से इंडिया की तरफ बढ़ने लग गया और यहाँ आने के बाद हुमायूं ने सेकेंड टाइम अपना जो रूल था, है ना, वो बेसिकली एस्टैब्लिश किया हुआ था। अब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बैटल्स के बाद अगर हम देखें तो कहा जाता है कि 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है और जो बेसिकली अगला रूलर बनता है वो कौन बन जाता है? अकबर, है ना। और जब हम अकबर की बात करते हैं तो अकबर बेसिकली ये मुगल अंपायर का सबसे ज्यादा ये पॉपुलर रूलर रहा, है ना। मतलब कि जितने भी लोगों ने मुगल अंपायर में रूल किया ना, उन सभी रूलर्स में अगर आप देखोगे कि जिसने, ठीक है, बेसिकली सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन की या फिर जिस व्यक्ति ने लोगों के लिए भी अच्छे खासे काम किए, वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वो अकबर था, है ना। अकबर ने अपने टाइम पर यहाँ पर कुछ अच्छे काम भी करवाए थे। उसने क्या किया कि जितने भी रिलीजन थे ना, उन सभी रिलीजन्स की अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करके, है ना, अकबर ने इनफैक्ट अपना खुद का एक रिलीजन भी उसने इंट्रोड्यूस किया हुआ था, है ना। उस रिलीजन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? उसी को दीन ए इलाही कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? उसी को दीन ए इलाही कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो अकबर था, अकबर ने अपने टाइम पर अगर आप देखोगे तो जजिया टैक्स को खत्म किया। इसके अलावा जो पिलग्रिम टैक्स होता था तीर्थ यात्रा कर, उसको खत्म कर दिया। जो इंडिया में स्लेवरी सिस्टम हुआ करती थी उसको खत्म कर दिया। तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स के जो काम थे, है ना, वो इसके टाइम पर मिलते हैं। और साथ ही साथ इसने अपने मिशन और इन्वेजन से धीरे धीरे, है ना, एक तरीके से, है ना, पूरे एक तो नॉर्थ इंडिया को जीता और दूसरा इसने साउथ की तरफ बढ़ना शुरू किया और साउथ में अहमदनगर वगैरह एरिया को जीतकर इसने मुगल जो टेरिटरी थी उस मुगल टेरिटरी को इसने एक्सपांड किया। इसीलिए बेसिकली कहा जाता है कि जो अकबर था ना, है ना, अकबर के समय पर, है ना, जो मुगल प्रेस्टीज थी वो फिर से एक बार एस्टैब्लिश हुई, क्योंकि हुमायूं के टाइम पर मुगल अंपायर पर डेंजर आ गया था, खतरा आया था। और क्राइसिस बेसिकली किसका हुआ
हुआ था, शेरशाह सूरी का क्राइसिस था, है ना। लेकिन अकबर ने अपने टाइम पर क्या किया कि सारी चीजों को उसने ठीक किया, है ना। पीपल्स का उसे अच्छा खासा सपोर्ट मिला। ऑब्वियसली जो व्यक्ति लोगों के लिए काम करेगा, है ना, जो व्यक्ति लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, है ना, लोग उसे रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस दोनों ज्यादा देंगे। तो अकबर के टाइम पर अगर हम देखें, है ना, तो काफी रिफॉर्म्स के काम हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 1605 यानी 1605 के अगर आसपास आप देखोगे तो यहाँ पर हमें किसका रूल दिखाई पड़ता है? जहांगीर, है ना। और जब हम जहांगीर के रूल या उसके हम एरा की बात करते हैं तो जहांगीर के रूल या एरा में क्या हुआ कि बेसिकली इस समय पर डेवलपमेंट हुआ किसका? पेंटिंग्स का। किसका डेवलपमेंट हुआ? तो यहाँ पर हमें डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग्स दिखाई पड़ता है। और यही रीजन था कि जहांगीर के एरा को हम गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग कहते हैं, है ना। मतलब कि इसके टाइम पर, है ना, जिस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई वो बेसिकली पेंटिंग हुआ करती थी। जहांगीर के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुआ करते थे, जिनमें से एक पेंटर अबुल हसन हुआ करते थे, है ना। दूसरे नंबर पर उस्ताद मंसूर हुआ करते थे और थर्ड नंबर पर अगर हम देखें तो एक इंपॉर्टेंट पेंटर यहाँ और हुआ करते थे जिनका नाम बिशनदास था। और जहांगीर ने बिशनदास को ही कहाँ पर भेजा था? तो रोम, यानी कि उन्होंने इटली भेज दिया था। तो बेसिकली ठीक है, जहांगीर के टाइम पर, है ना, पेंटिंग्स का काफी डेवलपमेंट होता है। इसी वजह से गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग कहा जाता है जहांगीर के रूल को। और कहते हैं कि जहांगीर खुद अपने आप में एक बहुत अच्छा, है ना, ये पेंटर था। किसी भी पेंटिंग को ये देखकर बता देता था कि उस पेंटिंग की अगर हम बात करें तो उसकी आंख किसने बनाई है और पेंटिंग की, है ना, नाक किसने बनाई है। ये इनफैक्ट ये जहांगीर बता पाने में कैपेबल हुआ करता था। तो ये स्पेशलिटी हमें दिखाई पड़ती है जहांगीर के रूल की। फिर उसके बाद 1628 के आसपास अगर हम देखें तो 1628 के आसपास शाहजहां बिकेम द नेक्स्ट रूलर, है ना। और ये जो शाहजहां जब यहाँ पर नेक्स्ट रूलर बनता है ना, तो शाहजहां के टाइम पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस चीज का डेवलपमेंट हुआ ना, तो ये क्या करता है? कंस्ट्रक्शन पर फोकस करता है ना। या फिर इसने फोकस किस पर किया? आर्किटेक्चर पर, है ना। इसके टाइम पर आर्किटेक्चर पर बहुत काम हुआ है या फिर कंस्ट्रक्शन पर काम हुआ है। इसी वजह से इसे गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके फेस को हम गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। यानी जहां एक तरफ आप देखोगे कि अकबर के टाइम पर रिफॉर्म्स के काम हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जहांगीर की अगर बात करो तो जहांगीर एरा इज कंसीडर्ड एज अ, ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग्स, वाइल शाहजहां एरा इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर, है ना। इसके टाइम पर बहुत सारे बिल्डिंग्स या बहुत सारी इमारतों का इसके टाइम पर निर्माण हुआ। आप सभी जानते हैं कि इस समय पर, है ना, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन होता है ना। ताजमहल के अलावा, है ना, दो जो दिल्ली की जामा मस्जिद थी, है ना, उस जामा मॉस्क यानी कि मस्जिद का कंस्ट्रक्शन होता है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो उसके अलावा जो रेड फोर्ट है ना, मतलब लाल किला दिल्ली का, वो बनता है। इसके अलावा जो हमें आगरा की जामा मस्जिद दिखाई पड़ती है ना, आगरा की हमें जामा मॉस्क या फिर जामा मस्जिद देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो काफी सारे पैलेसेस यानी कि महलों का जो निर्माण था वो बेसिकली शाहजहां के टाइम पर हमें ये देखने को मिलता है। और 1657 के आसपास में क्या हुआ कि जब शाहजहां की एज काफी हो जाती है ना, तो शाहजहां की एज होने पर, है ना, उसके जो बेटे थे उनके बीच में सक्सेसर्स का बैटल होता है ना। शाहजहां की वैसे तो टोटल 14 चिल्ड्रन थे, है ना, 14 संतानें थी शाहजहां की, जिसमें से 7 जो संतानें हैं वो जीवित थे और जिसमें 4 बेटे तथा 3 बेटियां थी, है ना। और बेटियों में जहां आरा, रोशन आरा और गोहन आरा थे। वहीं पर बेटों की अगर हम बात करें तो दारा शिको थे, है ना, मुराद थे, औरंगजेब थे और साथ ही साथ हमें, है ना, सुजा या फिर सुजा भी देखने को मिलते हैं। तो दारा, सुजा, औरंगजेब एंड, है ना, मुराद, ये 4, ठीक है, उनके बेटे दिखाई पड़ते हैं। और 1658 के टाइम पर क्या होता है कि जो औरंगजेब था ना, है ना, ये औरंगजेब क्या होता है, ये, ठीक है, बिकेम द रूलर। यानी जो
औरंगजेब था, ही बिकेम द रूलर, ये ऐसा रूलर रहा जिसने क्या किया कि सक्सेसर्स बैटल में, है ना, इसने सक्सेसर के बैटल में अपने भाइयों को ही हराया। और स्पेशली जो सबसे बड़ा कंटेंडर था इनका, या जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, दारा शिकोह, क्योंकि शाहजहां की वो सबसे बड़ी संतान था। और अकॉर्डिंग टू कस्टम और ट्रेडिशन, द एल्डर सन बिकेम द सक्सेसर ऑफ द किंग, यानी कि जो बड़ा पुत्र होता था, है ना, वही सक्सेसर बनता था। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया कि अपने भाइयों को, स्पेशली दारा शिकोह को उसने हराया, और 1658-59 के आसपास औरंगजेब बिकेम द रूलर। और जब हम औरंगजेब की बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर था, है ना, ये सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर हुआ था, है ना, बेसिकली किसमें, तो ये पावरफुल रूलर था मुगल्स में, है ना। मतलब कि अभी तक जितने भी मुगल रूलर रहे हैं ना, है ना, उन सब में जो मोस्ट पावरफुल रूलर हमें दिखता है वो कौन दिखता है, औरंगजेब था। और औरंगजेब के पावरफुल होने का जो एक बड़ा रीजन था वो ये था कि जितना बेहतर कंट्रोल उसका नॉर्दर्न इंडिया में था, है ना, नॉर्दर्न इंडिया वाज कंप्लीटली ऑपरेटेड बाय मुगल्स और औरंगजेब, ठीक है। इवन साउथ इंडिया वाज आल्सो, यानी कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया पर भी औरंगजेब का उतना ही शानदार कंट्रोल हुआ करता था। और कहा जाता है कि 1686 में औरंगजेब ने जिस रीजन को जीता साउथ में, दैट वाज बीजापुर, ये कर्नाटका में पड़ता है बीजापुर। और 1687 के आसपास में औरंगजेब ने क्या किया कि बेसिकली एक और रीजन जीता, है ना, जिसे कहा जाता है गोलकुंडा, है ना। और ये जो गोलकुंडा एंड बीजापुर थे ना, इनको जीतने के बाद कहा जाता है कि औरंगजेब बिकेम द रिचेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इन दोनों एरिया को जीतने के बाद, है ना, जो औरंगजेब था, है ना, वो बेसिकली, है ना, पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा रिचेस्ट रूलर बन जाता है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर बनकर औरंगजेब सामने आता है। तो ये कहानी या ये स्टोरी बेसिकली हमें देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है किसके बारे में, तो हमें देखने को मिलती है औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब was the most powerful ruler of the Mughal Empire, and he not only ruled in northern India, ठीक है, as well as South India. And when he conquered Bijapur in 1686 and Golconda in 1687, so he became the most richest ruler of the world, यानी कि दुनिया में उससे ज्यादा प्रॉपर्टी या उससे ज्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो शायद किसी भी रूलर के पास नहीं हुआ करती थी। तो ये हमें एक इंपॉर्टेंट स्टोरी, है ना, बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलती है। इसीलिए ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने इतना बड़ा अंपायर क्रिएट किया था कि एक तो औरंगजेब के टाइम पर सबसे ज्यादा जो यहाँ पर मैक्सिमम जो हिंदू सोल्जर्स हुआ करते थे, है ना, ये मैक्सिमम हिंदू सोल्जर्स भी किसके टाइम पर हुआ करते थे, तो जो मैक्सिमम हिंदू सोल्जर्स थे वो भी औरंगजेब के ही टाइम पर थे। किसके टाइम पर थे, तो मैक्सिमम जो हिंदू सोल्जर्स हैं वो भी हमें औरंगजेब के टाइम पर दिखाई पड़ते हैं। औरंगजेब की अगर बात की जाए तो उसके, है ना, जो पॉलिसीज रही वही आगे चलकर, है ना कहीं मुगल्स के डाउनफॉल में, है ना, एक इंपॉर्टेंट रीजन भी बनती है। क्योंकि स्पेशली उसकी जो रिलीजियस पॉलिसीज थी, क्योंकि वो केवल और केवल जो इस्लाम रिलीजन है उसको सपोर्ट करता था। और एज वी नो दैट इस्लाम इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, फर्स्ट इज कॉल्ड शिया एंड सेकंड इज कॉल्ड सुन्नी, है ना। मतलब कि ऐसे लोग जिनका ये मानना था कि पैगंबर मोहम्मद के बाद, यानी कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, है ना, अब प्रोफेट मोहम्मद के बाद जो इस्लाम के ट्रेडिशन उसके कल्चर को आगे लेकर जाएगा, ठीक है, ही शुड बी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ प्रोफेट मोहम्मद। तो जो लोग ये कहते थे कि ऐसा व्यक्ति उनकी फैमिली से रिलेट होना चाहिए, है ना, वो लोग होते हैं शिया। और दूसरी तरफ होते हैं सुन्नी। सुन्नी का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति कैपेबल है और जिसके पास नॉलेज है इस्लाम की, वो इस्लाम के प्रमोशन के लिए काम कर सकता है ना, तो वो बेसिकली सुन्नी है। और जो औरंगजेब था वो शिया और सुन्नी में से सुन्नी था। और सुन्नी होने के नाते वो क्या करता था, ठीक है, सुन्नी होने के नाते कहानी ये थी कि वो केवल और केवल सुन्नीस को ही सपोर्ट करता था, वो शिया को भी इनफैक्ट सपोर्ट नहीं करता था। यही रीजन था कि उसकी रिलीजियस पॉलिसी इतनी खतरनाक थी कि आगे चलकर
है ना, आगे चलकर जो यहाँ पर शिया लोग थे उन्होंने भी अपोज किया, और जो यहाँ पर हिंदूज थे उन्होंने तो अपोज किया ही किया। और औरंगजेब ऐसा व्यक्ति रहा जिसने, आप सभी जानते हैं कि औरंगजेब के नाइन्थ मतलब सिख रिलीजन के या सिखिज्म के जो नाइन्थ गुरु थे, है ना, बेसिकली तेग बहादुर, है ना, उन तेग बहादुर को भी उसने किल करवा दिया था, तेग बहादुर को भी उसने मरवा दिया था। इसीलिए सिख इज्म के साथ भी या सिख लोगों के साथ भी उसका डिस्प्यूट बना हुआ था। तो औरंगजेब जब तक जीवित रहा तो अपनी पावर के बेसिस पर तो वो रूल करता रहा, क्योंकि औरंगजेब से डायरेक्टली, ठीक है, वॉर या बैटल कर पाना उस समय पर इंडियन रूलर्स के ये बस की बात बेसिकली थी भी नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, है ना, जब हम बात करते हैं किसके बारे में, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, औरंगजेब के बाद की कहानी पर, तो औरंगजेब के बाद इतने पावरफुल रूलर हुए नहीं, और उनमें से कुछ ऐसे हुए जिन्होंने औरंगजेब की पॉलिसी को मेंटेन करने की कोशिश की, है ना, और उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। इंडियन रूलर्स ने उनके साथ बैटल्स भी किए, साथ ही साथ देश की जनता ने उनका खुलकर अपोज किया। और यही रीजन था कि जो मुगल अंपायर, है ना, एक टाइम पर पावरफुल हुआ करता था, वो धीरे धीरे मुगल अंपायर क्या होने लगता है, वो वीक यानी कि कमजोर होने लगता है। तो ये कहानी आई होप आपको ये समझ में आई होगी। और जो मॉडर्न इंडिया का एक मैंने आपको बेस समझाया है, या जो मैंने मॉडर्न इंडिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने, है ना, ले आकर यहाँ पर मैंने रखा है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो एक बार आप मुझे कंफर्म करिए, है ना, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज के चैप्टर पर अब आगे बातचीत करेंगे। बताइए सभी लोग एक बार कि क्लियर है क्या कहानी। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो अभी तक की जो कहानी मैंने आपको बताई वो कहानी लगभग लगभग आप सबको, है ना, समझ में आ गई है। तो चलिए, तो आज से हम लोगों ने मॉडर्न इंडिया की शुरुआत की। एंड फर्स्ट टॉपिक विच वी स्टार्टेड इन मॉडर्न हिस्ट्री वाज इंडिया आफ्टर औरंगजेब, यानी इंडिया आफ्टर औरंगजेब से हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की। और इसमें मैंने क्या क्या बताया, एक बार आप 2 मिनट में पूरी स्टोरी को रिकॉल करिए, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो मैंने इस कहानी में आपको ये बताया कि 1707 में जब मुगल रूलर औरंगजेब की डेथ होती है ना, तो उस समय पर जो मुगल्स का स्प्लेंडर एरा हुआ करता था, या जो मुगल्स का लार्ज एम्पायर हुआ करता था, उस मुगल एम्पायर का डाउनफॉल यहीं से होना क्या हो जाता है, ठीक है, डाउनफॉल होना उसका शुरू हो जाता है। उसके डाउनफॉल होने के पीछे क्या क्या रीजन है वो आगे चलकर हम अभी यहाँ पर समझने वाले हैं। लेकिन अभी मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं, है ना, वो उसमें से अभी हमको यहाँ पर रिवाइज करना है। तो जैसा मैंने आपको ये बताया कि ये जो मुगल अंपायर था ना, ये मुगल अंपायर बेसिकली इस्टेब्लिश हुआ है बाबर के द्वारा। और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में फाइट हुआ, है ना, इस फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, बाबर ने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। एंड देन उसके बाद उसने मुगल अंपायर को स्टार्ट किया था। आफ्टर बाबर, हुमायूं बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मुगल अंपायर, बट ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुमायूं, so Humayun was in trouble because of Sher Shah Suri, because Sher Shah Suri defeated 2 times Humayun in the Battle of Chausa, which was fought in 1539, and second the Battle of Kannauj or Belgram, which was fought in 1540, यानी कि 1539 यानी 39 में चौसा और 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या बेलग्राम में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को डिफीट कर दिया था। एंड देन उसके बाद मुगल अंपायर कुछ समय तक के लिए क्राइसिस में आ गया था। देन 1556 में अकबर बिकेम द रूलर ऑफ द मुगल अंपायर, एंड जो मुगल प्रेस्टीज थी उसको अगेन, ठीक है, एस्टैब्लिश कर पाने में अकबर बहुत सक्सेसफुल है ना। देन उसके बाद
1605 में, ठीक है, जहांगीर बिकेम द रूलर, और जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स को लेकर बहुत काम हुआ है. दैट इज व्हाई जहांगीर्स एरा इज कंसीडर्ड एज अ गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग. इन 1628 शाहजहां बिकेम द रूलर. शाहजहां के टाइम पर कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर के सेक्टर में बहुत काम हुआ है, और इसे हम गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्चर के नाम से बेसिकली हम इसे जानते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं, ठीक है. ताजमहल का कंस्ट्रक्शन हुआ, जामा मस्जिद बनती है, रेड फोर्ट बनती है, आगरा की जामा मस्जिद बनती है, और कई सारे पैलेसेस, जिसमें से एक दीवाने आम और एक पैलेस हमें दिखता है दीवाने खास. और ये जो दीवाने आम और दीवाने खास पैलेस हैं, ये बेसिकली आगरा में हैं, एंड उनको कंस्ट्रक्ट करवाया था शाहजहां ने. एंड इन 1658 औरंगजेब बिकेम द रूलर, और यहीं से है ना जो मुगल थे वो बेसिकली सबसे बड़े पावर के रूप में सामने आते हैं. औरंगजेब वाज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ मुगल अंपायर. यानी मुगल अंपायर में अभी तक जितने भी रूलर हुए हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल रूलर था वो हमें कौन देखने को मिलता है, तो वो औरंगजेब था. औरंगजेब ने जिस तरीके से नॉर्थन इंडिया में उसने कंट्रोल एस्टैब्लिश किया था, एज वेल एज उसने साउथ इंडिया में अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया. इन 1686 ही कंकर्ड बीजापुर, and in 1687 he conquered Golconda also, and became the most richest ruler of the world, and maximum Hindu soldiers was living in द कोर्ट ऑफ औरंगजेब. इतनी स्टोरी या इतनी कहानी अगर हम देखें तो ये बेसिकली हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. अब उसके बाद अगर हम मुगल अंपायर की बात करें ना, तो हमें यही तो समझना है कि ये जो मुगल अंपायर होते हैं ना, ये मुगल अंपायर का अचानक से जो यहाँ पर डाउनफॉल हो गया, या जो मुगल अंपायर आपने देखा कि अलग अलग रूलर्स के टाइम पर है ना कितना डेवलप हुआ है, उस मुगल अंपायर का अचानक से डाउनफॉल यानी कि उसका डिक्लिनेशन कैसे शुरू हो जाता है, उसी की कहानी को हमें यहाँ पर बेसिकली है ना समझना है. तो जब हम डाउनफॉल की बात करते हैं, तो अगर ऑब्वियसली अगर एक बड़ा और लार्ज अंपायर था, तो इस लार्ज अंपायर के डिक्लिनेशन या उसके डाउनफॉल में कोई एक रीजन रिस्पॉन्सिबल हो भी नहीं सकता, है ना. बहुत सारे रीजन रहे होंगे, और उन्हीं रीजन्स ने मिलकर क्या किया होगा कि जो मुगल पावर थी, उस पूरे मुगल पावर को इंडिया से ही है ना उखाड़ कर फेंक दिया. तो जो बेसिकली अगर मुगल अंपायर के हम डाउनफॉल या फिर है ना उनकी हम बात करते हैं कि उनकी समस्या क्या थी, तो जो इनका डाउनफॉल हुआ है, उनमें अगर हम सबसे पहले पॉइंट को देखें, तो पहले पॉइंट में आ जाता है इनकैपेबल सक्सेसर्स, है ना. और इनकैपेबल सक्सेसर्स की अगर बात की जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि औरंगजेब की डेथ के बाद अगर आप देखोगे, है ना, औरंगजेब की डेथ के बाद अगर हम देखें, तो जो अगला रूलर बनता है वो कौन बन जाता है, बहादुर शाह फर्स्ट, है ना. बहादुर शाह फर्स्ट को ही हम क्या कहते हैं, इसी को शाह बेखबर, एंड ही इज आल्सो नोन एज मुअज्जम, है ना. इसे हम शाह बेखबर और मुअज्जम कहते हैं. और इन्होंने ना तो अपनी टेरिटरी के ज्यादा एक्सपेंशन पर फोकस किया, और ना ही इन्होंने क्या किया कि किसी एरिया पर बड़े लेवल पर इन्वेजन या अटैक किया. एंड दैट इज व्हाई अगर हम देखें, तो जो मुगल अंपायर था, एंड वो मुगल अंपायर उतना ज्यादा नहीं ग्रोथ कर पाया जितना कि वो औरंगजेब के टाइम पर हुआ था. जबकि इन्हें क्या चाहिए था कि जो चीज विरासत में मिली हुई है ना, जो चीज औरंगजेब तक ठीक है थी, ठीक है, उसको केवल आगे मेंटेन करके चलना था. लेकिन आगे के जितने भी रूलर्स हुए वो चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए, जिनमें से एक बहादुर शाह फर्स्ट भी हुआ. एंड देन उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें, तो दूसरे नंबर पर आ जाता है जहांदार शाह. कौन था, तो सेकंड नंबर पर हमें जहांदार शाह देखने को मिलता है. और जब हम जहांदार शाह की बात करते हैं, है ना, तो जहांदार शाह की अगर बात किया जाए, तो जहांदार शाह को बेसिकली ठीक है क्या कहा जाता है, तो जहांदार शाह को हम मूर्ख कहते हैं. क्या बोलते हैं इसे, है ना, इसे फूल रूलर कहा जाता है, इसे बेसिकली मूर्ख शासक कहा जाता है. और मूर्ख शासक या फूल रूलर इसे क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो बेसिकली हमें रीजन ये दिखता है कि भाई इसके बारे में ये है कि इसका जो अफेयर था, है ना, एक प्रोस्टिट्यूट के साथ था.
और इसी वजह से क्या हुआ कि जितना फोकस इसका एडमिनिस्ट्रेशन पर होना चाहिए था, है ना, उतना फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पर हुआ नहीं था, है ना। जबकि अगर हम बाकी मुगल रूलर्स की देखें, है ना, बाबर से लेकर औरंगजेब तक की अगर आप स्टोरी देखेंगे, तो सब ने, ठीक है, मुगल अंपायर की टेरिटरी के एक्सपेंशन और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो उनकी प्रेस्टीज के लिए उन्होंने रूल किया हुआ था। लेकिन एक तरफ बहादुर शाह फर्स्ट के टाइम पर भी उतना एक्सपेंशन हुआ नहीं, है ना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जहांदार शाह, ठीक, का अफेयर चल रहा था, ठीक है, एक प्रोस्टिट्यूट जिनका नाम लाल कुंवरी था, और उसके साथ अफेयर होने की वजह से क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये उतना फोकस नहीं कर पाया। एक्चुअल पावर जो थी उनके कमांडर जुल्फिकार खां के हाथों में हुआ करती थी। जुल्फिकार खां ही जहांदार शाह के टाइम पर ज्यादा एक्टिव थे, वही, है ना, ज्यादातर डिसीजन वगैरह, है ना, लेने का काम भी करते थे। और आगे चलकर क्या हुआ कि जो जहांदार शाह कि जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था लाल कुंवरी, उन्होंने भी जबरदस्ती, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन में अपना जो पार्टिसिपेट है वो करना शुरू कर दिया, और वो जैसा चाहती थी, है ना, जहांदार शाह वही लगभग काम करने लग गए। इसी वजह से मुगल अंपायर में धीरे धीरे क्या होने लग गई, प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई। इसी वजह से इन्हें फूल रूलर, यानी कि इन्हें, ठीक है, मूर्ख शासक कहा जाता है या लंपट मूर्ख कहा जाता है जहांदार शाह को। और देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला जो हमें रूलर देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड फर्रुखशियर, है ना। और जब हम फर्रुखशियर की बात करते हैं ना, तो फर्रुखशियर को बेसिकली कॉवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें कॉवर्ड कहा जाता है ना। बहादुर शाह फर्स्ट को हम क्या कहते हैं? इसे शाहे बेखबर कहते हैं, है ना। साहे बेखबर कहा जाता है, और साहे बेखबर इस वजह से क्योंकि ऐसा ये रूलर था जिसको ये खबर नहीं होती थी कि उसके एरा में या उसके टाइम पर बेसिकली क्या चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दूसरी तरफ जो जहांदार शाह है, इसे हम फूल रूलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल से, है ना, मुगल अंपायर के थ्रोन पर इनको बैठने को मिलता है। उसके बावजूद भी आप देखो तो उसके बावजूद भी ये रूल नहीं कर पाते ठीक से, है ना। फर्रुखशियर की अगर हम बात करें, इसे कॉवर्ड इसलिए कहा गया कि फर्रुखशियर को कहा जाता है ना कि एक फोड़ा हो गया था, इसे फुंसी या फोड़ा हो गया, और उसका जो ट्रीटमेंट है उसका वो ठीक तरीके से इंडिया में हो नहीं पा रहा था। और ट्रीटमेंट ना होने की वजह से क्या हुआ कि ट्रीटमेंट ना होने की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि बेसिकली जो ब्रिटिश थे उनको जब ये पता चला कि फर्रुखशियर परेशान है, तो उन्होंने अपना एक सर्जन भेजा, है ना। उस सर्जन का नाम क्या था? तो उस सर्जन का नाम हुआ करता था विलियम हैमिल्टन। और जो विलियम हैमिल्टन था उसने आकर फर्रुखशियर को ट्रीट किया, है ना, उनकी सर्जरी की, और उसके बाद फर्रुखशियर को विलियम हैमिल्टन ने ठीक कर दिया। और जब विलियम हैमिल्टन ने ठीक किया तो भाई आपको पैसा दे दो जितना लगता है, जितना सर्जरी में खर्चा आया, प्लस मेडिसिन का जो भी, है ना, पैसा लगता है वो आप पैसा वगैरह पे कर सकते हो। लेकिन फर्रुखशियर ने ऐसा कुछ नहीं किया। फर्रुखशियर ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा रीजन में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशियर ने फ्री ट्रेड करने की परमिशन दे दी। और वहीं से क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे या जो अंग्रेज थे, है ना, उनको आपने एक बार जब लालच दे दिया, है ना, कहते हैं कि सांप को अगर एक बार दूध पिलाया जाए तो सांप फिर से आएगा, है ना। वैसे ही कहानी हुई कि यहाँ पर फर्रुखशियर ने उन्हें फ्री ट्रेड की परमिशन दी। और फ्री ट्रेड की परमिशन मिलने से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया कि कितना अच्छा हो कि यहाँ पर किसी को कुछ देना ना पड़े, और बदले में सारा ट्रेड भी हमें यहाँ पर करने को मिल जाए। तो इस वजह से, है ना, फर्रुखशियर को कॉवर्ड कहा जाता है, कायर कहा जाता है। और आगे चलकर अगर हम देखें तो मुगल्स में एक और रूलर हुआ जिसको हम कहते हैं मोहम्मद शाह, है ना। और जब हम मोहम्मद शाह की बात करते हैं तो मोहम्मद शाह को ही क्या कहा जाता है? इसी मोहम्मद शाह को कहा जाता है रंगीला। क्या बोलते हैं? तो मोहम्मद शाह को ही रंगीला कहा जाता है। अब रंगीला क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बारे में कहा जाता है कि महिलाओं के प्रति इसका जो आकर्षण था, अट्रैक्शन था, वो बहुत ज्यादा था, है ना। और कभी कभी ये साड़ी पहनकर क्या करता था, महिलाओं की सभा में घुस जाता था। तो इसी वजह से, है ना, ये रंगीला बादशाह के नाम से या रंगीला रूलर के नाम से फेमस है।
अब ऐसे लोग अगर रूल करेंगे तो जो मुगल अंपायर का स्प्लेंडर एरा था, है ना, जो मुगल अंपायर का एक लार्ज अंपायर था, वो ऑब्वियसली धीरे धीरे, है ना, क्राइसिस में ही आएगा। और यही रीजन है कि धीरे धीरे जो मुगल अंपायर बहुत एक समय पर स्ट्रांग हुआ करता था, उसका डाउनफॉल होना शुरू हुआ। और उसके डाउनफॉल में जो एक पहला पॉइंट हमें दिखता है, दैट वाज इनकैपेबल सक्सेसर्स। और लास्ट फिर रूलर कौन हो गया? बहादुर शाह सेकंड हो गया। और इन्हीं बहादुर शाह सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? बहादुर शाह सेकंड को ही बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बहादुर शाह जफर था, यही लास्ट मुगल रूलर था, है ना। जब भी हम मुगलों की बात करेंगे तो मुगलों में जो अंतिम, है ना, शासक था, वो बेसिकली हमें कौन देखने को मिलता है? तो वो हमें देखने को मिलता है, ठीक, कौन? तो वो बहादुर शाह सेकंड या फिर बहादुर शाह जफर था, है ना। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। विश यू वेरी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। अगर आप सब व्रत रख रहे हैं तो अपना ध्यान रखिएगा, और जो लोग व्रत नहीं रखे हैं तो नटेरी भर खाइएगा, बिल्कुल गले तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मुगल अंपायर के डाउनफॉल की। तो मुगल अंपायर के अगर हम डाउनफॉल की बात करते हैं तो बहादुर शाह सेकंड जो था वो लास्ट रूलर था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये शेरो शायरी करता था। और शेरो शायरी करने की वजह से क्या हुआ कि जितना फोकस, है ना, जितना फोकस बाकी है लोगों ने किया, है ना, उतना फोकस बेसिकली ये कर नहीं पाए, है ना। तो शेरो शायरी करने की वजह से ये उतना फोकस्ड रूल नहीं कर पाया, है ना, और उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं रहा। 1857 के रिवॉल्ट में इसे इंडिया का हेड तक बना दिया गया, लेकिन खुद लड़ने नहीं जाता था। अपने कमांडर, है ना, बख्त खां को भेजता था, चलो लड़ने नहीं जा रहे हो, लेकिन आप दूसरे इंडियन रूलर्स को हेल्प कर सकते थे। बड़े लेवल पर इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं था। और 1857 रिवॉल्ट के दौरान ही इन्हें अरेस्ट किया गया और इन्हें रंगून यानी कि वर्मा, आज के म्यांमार में शिफ्ट कर दिया गया था, जहां पर इसकी डेथ हो गई, है ना। तो इनकैपेबल सक्सेसर्स, ये पहला पॉइंट रहा। और दूसरा जो पॉइंट हमें दिखता है मुगल्स के डाउनफॉल में, वो देखने को मिलता है यूरोपियन कंपनीज, है ना, यूरोपियन कंपनीज। और यूरोपियन कंपनीज का जो बेसिकली एडवेंट हुआ, है ना, एडवेंट का मतलब क्या होता है? आना, है ना। तो जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज थी, ये मुगल्स के डाउनफॉल में दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन बनी। और मुगल्स के डाउनफॉल में ये रीजन इसलिए बन गई कि जब ये यूरोपियन कंपनीज आई तो शुरू में इनका जो मोटिव या ऑब्जेक्टिव था वो केवल और केवल क्या था? ट्रेड करने का था, है ना। जो इनका हमें देखने को मिलता है कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, तो मेन ऑब्जेक्टिव कंपनीज का यहाँ पर ट्रेड करना था। लेकिन जैसे उन्होंने आगे चलकर देखा कि इंडियन रूलर्स आर वीक, है ना, वी कैन डिफीटेड देम, है ना, हम उनको हरा सकते हैं, यहाँ के रूलर कमजोर हैं, देन उसके बाद उन्होंने क्या किया? एडवांटेज उठाया। और उनके पास क्या था कि मॉडर्न वेपन्स वगैरह हुआ करते थे, है ना, मॉडर्न वेपन्स हुआ करते थे। और मॉडर्न वेपन्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो उनका ट्रेड बहुत इफेक्टिव था। ट्रेड जो था वो शिप वगैरह से होता था, तो उनके लिए चीजें, है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी बहुत इजी थी। और इसीलिए जब यूरोपियन कंपनीज आई तो उन्होंने शुरुआत में तो ट्रेड किया, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि यहाँ के रूलर्स कमजोर हैं, उनके पास मॉडर्न वेपन्स वगैरह उतने हैं भी नहीं, तो उन्हीं के थ्रू यूरोपियन कंपनीज ने इंडिया की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और एक एक करके उन्होंने इंडियन रूलर्स को डिफीट किया। आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने बैटल ऑफ प्लासी में, ठीक है, बंगाल के नवाब को डिफीट किया। बैटल ऑफ बक्सर में एक साथ तीन तीन इंडियन रूलर्स को, उन्होंने बड़े इंडियन रूलर्स को डिफीट किया, जिसके पीछे एक ही रीजन था कि उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे और इंडियन रूलर्स उनके सामने एकदम फीके नजर आए, कमजोर नजर आए। और इसका असर ये हुआ कि जो हमें ब्रिटिश कंट्रोल है वो बेसिकली इंडिया पर फाइनली एस्टैब्लिश होता हुआ नजर आया। इसके बाद जो हमें इनके डाउनफॉल में तीसरा रीजन दिखता है ना, इस तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो फॉरेन इन्वेडर्स, है ना, जो बेसिकली फॉरेन इन्वेडर्स हुआ करते थे, है ना। इन फॉरेन इन्वेडर्स ने क्या किया कि जो मुगल पावर थी, है ना, इस मुगल पावर को उन्होंने क्या कर दिया, है ना, जो मुगल पावर थी, इस मुगल पावर को उन्होंने ना डिस्ट्रॉय कर दिया, है ना। और मुगल पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया? तो डिस्ट्रॉय करने के पीछे यहाँ पर कहानी ये है कि मुगल पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉय ऐसे कर दिया कि आप सभी जानते हैं कि एक पर्शियन हुआ करता था, है ना, एक पर्शियन इन्वेडर था जिसका नाम था नादिर शाह, है ना। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो एक और पर्शियन इन्वेडर हुआ जो नादिर शाह
की फैमिली से ही बिलोंग करता है, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, है ना। और ये जो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली थे, है ना, नादिर शाह ने इंडिया पे 3 टाइम्स इन्वेजन किया, है ना। नादिर शाह ने 3 बार अटैक किया था इंडिया पर। और वहीं पर अगर हम बात करें अहमद शाह अब्दाली की, तो अहमद शाह अब्दाली ने 7 to 8 टाइम्स यानी कि 7 से 8 बार, है ना, जो अहमद शाह अब्दाली था उसका बेसिकली इंडिया पर अटैक होता है ना। और नादिर शाह के अटैक में क्या हुआ कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर अटैक किए थे। और मोहम्मद शाह रंगीला से आप सबको पता है कि नादिर शाह ने बेसिकली जो मयूर थ्रोन था और जो कोहिनूर डायमंड था, ये कोहिनूर डायमंड और जो, है ना, मयूर थ्रोन था जिस पर मुगल रूलर बैठते थे, है ना, उस मयूर थ्रोन और, ठीक है, मयूर थ्रोन की अगर हम बात करें, एक तो जो मयूर थ्रोन था वो, है ना, मयूर थ्रोन। और दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो मयूर थ्रोन के अलावा, है ना, जो हमें सेकंड पॉइंट दिखता है वो था कोहिनूर, है ना। तो जो कोहिनूर डायमंड था, ये दोनों चीजें, है ना, यहाँ से लेकर जाने वाला, ठीक है, बेसिकली कौन था, तो वो था यहाँ पर नादिर शाह, है ना। दूसरा नंबर पर अगर हम देखें तो अहमद शाह अब्दाली। और ये जो अहमद शाह अब्दाली था, इसने क्या किया कि इसने बेसिकली मुगल्स को भी डिफीट किया, है ना, इसने मुगल्स को भी डिफीट किया। और मुगल्स को डिफीट करने के साथ साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना, जो पानीपत का थर्ड बैटल हुआ था ना, उस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, है ना, कब हुआ था, तो ये फॉट हुआ था 1761 में। और इस 1761 में, है ना, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को भी डिफीट कर दिया था। और जो एक समय पर मराठा पावर बहुत तेजी के साथ राइज हो रही थी, ऐसा एक समय पर लग रहा था कि आने वाला समय, है ना, मराठों का हो सकता है, तो अहमद शाह अब्दाली ने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उसने मराठास को भी डिफीट कर दिया। और जो भी पॉसिबिलिटीज मराठास की थी, उन पॉसिबिलिटीज को उसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो जब हम यहाँ पर मुगल्स के डाउनफॉल की बात कर रहे हैं, तो फॉरेन इन्वेडर्स का भी रूल रहा। और मुगल अंपायर को, या मुगल अंपायर या फिर जो मुगल पावर थी, इस मुगल पावर को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, है ना। नादिर शाह ने 3 बार अटैक किए, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला से, है ना, जो मोहम्मद शाह रंगीला है ना, इस मोहम्मद शाह रंगीला से उसने क्या किया कि मयूर थ्रोन और साथ ही साथ कोहिनूर डायमंड प्राप्त किया। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली ने 7 to 8 टाइम्स अटैक किए, इसने मुगल्स को भी डिफीट किया। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1761 में हुआ था, उसमें इसने, है ना, मराठों को भी डिफीट कर दिया। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें तो बेसिकली जो हमें चौथा रीजन दिखाई पड़ता है ना, तो वो हमें दिखता है, एक तो, है ना, मुगल्स के डाउनफॉल में मराठा अंपायर, और मराठा अंपायर के साथ साथ जो एक चीज हमें और नजर आती है ना, वो क्या नजर आती है, सिखिज्म, या फिर जिसको हम कहते हैं सिख स्टेट, है ना। और जब भी हम मराठा अंपायर की बात करते हैं, तो मराठा अंपायर का रूल हमें कहां पर दिखता है, डेक्कन रीजन में, यानी कि साउथ इंडिया वाला जो पार्ट है वहां पर दिखता है। और जो सिख स्टेट है वो हमें कहां पर दिखता है, तो वो बेसिकली हमें दिखता है नॉर्थ वेस्ट साइड में, है ना। और नॉर्थ वेस्ट में ये जो सिख स्टेट था ना, है ना, ये मतलब सिख स्टेट जो था, इट वाज डिवाइडेड इन 16 पार्ट्स, यानी कि ये 16 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड था। और इन्हीं 16 पार्ट्स को ही बेसिकली क्या कहा जाता था, इन्हीं को हम मिस्ल कहते थे। और कहा जाता है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे, कौन थे, है ना, जो हमें महाराजा रणजीत सिंह दिखाई पड़ते हैं, इन महाराजा रणजीत सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह, है ना, जिस मिस्ल से ये बिलोंग करते थे, उस मिस्ल को कहा जाता है सुकर, है ना, चकिया ये मिस्ल था। और सुकर चकिया मिस्ल के थे महाराजा रणजीत सिंह। आप सभी को पता है कि ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। तो जब हम मुगल्स के डाउनफॉल की कहानी देखते हैं, तो मुगल्स के डाउनफॉल में एक जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना, आपको भी मैम बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं कि मुगल्स का जो डाउनफॉल हुआ है, ये मुगल्स का डाउनफॉल कैसे हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो मराठा अंपायर था और सिख स्टेट था, है ना, इसने भी क्या किया कि मराठा पावर को इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मराठा पावर जो जो मुगल पावर थी, है ना, इस मुगल पावर को इन लोगों ने क्या किया, चैलेंज किया।
और मुगल पावर को इन्होंने कैसे चैलेंज किया, तो बेसिकली उसके पीछे की कहानी ये है कि डेक्कन रीजन में, है ना, मराठास थे और नॉर्थ वेस्ट रीजन में कौन था, सिख स्टेट हुआ करता था। अब ये जो मराठा अंपायर है, इस मराठा अंपायर ने डेक्कन रीजन में क्या है कि मुगल्स को बढ़ने नहीं दिया। और आपने पढ़ा भी होगा कि जब तक स्पेशली शिवाजी जीवित रहे ना, तब तक औरंगजेब साउथ में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, है ना। तो मराठास ने क्या किया कि स्पेशली शिवाजी के टाइम पर मराठों ने, है ना, मुगल्स की जो पावर थी ना, ठीक है, उसे एकदम बैकफुट पर लेकर वो चले गए थे। तो मराठास ने परेशान किया और दूसरी तरफ नॉर्थ वेस्ट की तरफ जब मुगल बढ़ते तो यहाँ सिख स्टेट था, और सिख स्टेट जो था वो 16 पार्ट्स में डिवाइड था। उनके पार्ट्स को हम मिस्ल कहते हैं, और जो महाराजा रणजीत सिंह हुआ करते थे वो सुकर चकिया मिस्ल के वो बेसिकली हुआ करते थे। तो एक रीजन तो हमें मराठा अंपायर और सिख स्टेट का भी दिखता है। एंड देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो अगला जो रीजन हमें दिखाई पड़ता है वो हमें दिखता है औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, है ना। औरंगजेब की जो यहाँ पर रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी, है ना, औरंगजेब की जो रिलीजियस पॉलिसी हुआ करती थी, इसने भी, है ना, मुगल्स के डाउनफॉल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि जब तक औरंगजेब पावरफुल था, है ना, या जब तक औरंगजेब का रूल चला, तो वो तो मेंटेन कर ले गया अपनी पावर के बेसिस पर, लेकिन जो बाद में इसके रूलर्स आए वो बाद के रूलर मेंटेन कैसे करेंगे, वो उतने पावरफुल नहीं हो पाए ना जितना कि औरंगजेब था। और यही रीजन था कि जो मुगल्स थे उनकी जो इमेज थी या फिर लोगों से जो सपोर्ट था, उतना सपोर्ट उन्हें मिला नहीं और मुगल प्रेस्टीज धीरे धीरे बैकफुट पर चली गई, है ना। तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। देन उसके बाद अगर हम देखें तो इनकैपेबल कमांडर्स एंड सोल्जर्स, है ना। यानी कि अगर हम कमांडर्स की बात करें कि जो इनके कमांडर्स हुआ करते थे, है ना, और दूसरी तरफ हम देखें तो अनट्रेन्ड अनट्रेन्ड जो सोल्जर्स थे, यानी कि अगर आप देखोगे तो मुगल्स टाइम पर बाबर से लेकर औरंगजेब तक ना, है ना, सोल्जर्स की स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, है ना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कमांडर्स होते थे वो बहुत कैपेबल उस समय पर हुआ करते थे। जैसे आप बाबर के टाइम पर अगर आप देखेंगे तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, है ना, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा ये दो ऐसे कमांडर रहे बाबर के जो कैनन चलाने के लिए फेमस थे, कैनन का यूज करते थे, है ना। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जब आप अकबर के टाइम पर आएंगे तो अकबर के टाइम पर बैरम खां, है ना, आसफ खां, मान सिंह जैसे कमांडर्स थे, हाकिम मिर्जा, है ना, वगैरह। और फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जहांगीर के टाइम पर, तो जहांगीर के टाइम पर उनका बेटा खुर्रम खुद यानी शाहजहां, है ना। दूसरे नंबर पर महावत खां, ये सब बड़े पावरफुल थे, है ना। देन उसके बाद शाहजहां के टाइम पर आप देखोगे औरंगजेब था, है ना, दारा शिकोह थे, ये पावरफुल थे। औरंगजेब के टाइम पर आप आएंगे तो औरंगजेब के टाइम पर शाइस्ता खां, है ना, इसके अलावा मिर्जा राजा जयसिंह, है ना, ये सब पावरफुल, है ना, कमांडर्स हुआ करते थे। लेकिन आगे चलकर उतने पावरफुल ये कमांडर हो नहीं पाए। और दूसरे लेवल पर अगर हम देखें तो अनट्रेंड जो सोल्जर्स थे, वो अनट्रेंड जो सोल्जर्स थे हमें वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और यही रीजन था कि दिक्कत यहाँ पर, है ना, ज्यादा होने लग जाती है। और फिर उसके बाद अगर हम आगे की कहानी देखें तो हमें आगे की जो कहानी बेसिकली देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, है ना, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का मतलब यहां पर यह है, या इंडिपेंडेंट स्टेट्स आप कहिए या फिर इसी को कह लीजिए ऑटोनोमस स्टेट, है ना, ऑटोनोमस स्टेट्स। द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स या फिर ऑटोनोमस स्टेट्स थे, है ना। और जब हम बात करते हैं कि औरंगजेब के बाद हुआ क्या, तो औरंगजेब इतना पावरफुल था कि मैंने आपको कहा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया लगभग लगभग सब उसके कंट्रोल में था। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद क्या होता है कि अब जो बाकी के मुगल रूलर्स आए वो उतने पावरफुल नहीं हो पाए। और इसीलिए क्या हुआ कि औरंगजेब से अलग जाकर, है ना, जो बहुत सारे स्टेट्स थे वो बहुत सारे स्टेट्स बन जाते हैं। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें, है ना, तो बंगाल स्टेट किसने बनाया था, तो बंगाल स्टेट बना लिया मुर्शीद कुली खान ने। आपको पता ही होगा कि मुर्शीद कुली खान ये औरंगजेब के कमांडर थे, है ना। और औरंगजेब के डेथ होने के बाद इन्होंने कंडीशंस का एडवांटेज लेते हुए, है ना, अपने आप को मुगल से सेपरेट करने की कोशिश की। बंगाल स्टेट वहां से शुरू हुआ, है ना। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो हैदराबाद स्टेट,
है ना, हैदराबाद स्टेट बन के सामने आया। हैदराबाद स्टेट को किसने बनाया था? तो उसे, है ना, निजाम उल मुल्क ने बनाया था। और ये जो निजाम उल मुल्क था उसी को हम चिनकिलिज खां भी कहते हैं, है ना, चिनकिलिज खां था, है ना। देन उसके बाद, ठीक, अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर स्टेट अवध आ जाता है। और जो अवध स्टेट था उसे इस्टेब्लिश किया था सआदत खान ने, है ना। तो बेसिकली जहां पर पहले मुगल कंट्रोल था, अब मुगल्स का कंट्रोल धीरे धीरे औरंगजेब के बाद हटने लग गया। और जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो राइज हुए, जैसे बंगाल स्टेट बन गया, हैदराबाद बन गया, अवध बन गया। अवध मतलब आज का जो यूपी वाला लखनऊ और अयोध्या वाला रीजन है ना, वहां पर अवध स्टेट बना, है ना। देन उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद हमें साउथ की तरफ मैसूर स्टेट दिखता है। और मैसूर स्टेट की आप बात करिए तो मैसूर स्टेट किसने एस्टेब्लिश किया? तो उसे हैदर अली ने बनाया था। उसी में आगे चलकर एक टीपू सुल्तान रूलर हो जाते हैं, है ना। देन उसके बाद ये जो केरला वाला रीजन था, इस केरला में मार्तंड वर्मा ने एक ऑटोनॉमस स्टेट शुरू कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं ये पहले आप देखोगे कि ये मुगल्स के कंट्रोल में थे, है ना। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट होकर इन्होंने ऑटोनॉमस स्टेट्स बनाए, है ना। देन उसके बाद आप देखोगे तो जाट स्टेट हुआ। और जाट स्टेट की अगर हम बात करें तो जाट स्टेट ये राजस्थान वाले रीजन में था। एंड इट वाज फाउंडेड बाय चूड़ामल, यानी कि इसे चूड़ामल जैसे रूलर्स ने क्या किया था? फाउंड किया था। तो जब हम यहाँ पर मुगल्स के डाउनफॉल की बात करते हैं तो इंडिया आफ्टर औरंगजेब, यानी औरंगजेब के बाद में क्या क्या हुआ है ना। और साथ ही साथ मुगल्स के बारे में बेसिक चीज क्या है। देन उसके बाद हम लोगों ने ये भी तो डिस्कस करने की कोशिश की ना कि जो मुगल अंपायर का स्प्लेंडर एरा था वो किस तरीके से उसका डाउनफॉल हुआ, डिक्लिनेशन हुआ। तो हम लोगों की क्लास आज अगर देखा जाए तो इतनी काफी है। और हम लोगों ने जो, है ना, फर्स्ट टॉपिक है अपना, है ना, जो हमारा बेसिकली फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्न इंडिया का, ये फर्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इंडिया आफ्टर औरंगजेब, यानी औरंगजेब के बाद क्या क्या भारत में हुआ, है ना, उन सभी चीजों को हमने समझा। और धीरे धीरे जो मुगल पावर थी उस मुगल पावर का किस तरीके से डाउनफॉल हुआ, है ना, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश की। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से मुझे सुनने और समझने का प्रयास किया, है ना। आप लोग मॉडर्न इंडिया पर बहुत अच्छे से फोकस करिएगा, है ना। मॉडर्न इंडिया के एक एक चैप्टर को डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करके आना है। कल जब हम मॉडर्न इंडिया के अगले चैप्टर की बात करेंगे, कल हम पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज, है ना, मतलब कि यूरोपियन कंपनीज का आगमन कैसे हुआ है, इसकी कहानी हमारी रहेगी। तो आज का जो पूरा चैप्टर है उसे आप एक बार रिकॉल करके बैठिएगा, है ना। जहां पर भी आपको डाउट लगे आप उसे, है ना, बार बार आप पूछते चलिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, विद सम इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। सो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।